Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Jasleen and I am a second year MBBS student at Government Medical College, Sector 32, Chandigarh. My NEET 2020 All India rank was 112. In today's video, we'll be learning about molecular basis of cancer. For basic concepts and classification of neoplasia, you can watch my previous video. So let's get started. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर में फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि एक नॉर्मल सेल के अंदर ऐसा कौन सा चेंज होता है जिसकी वजह से वो एक कैंसरस सेल में ट्रांसफॉर्म कर जाता है. सो द आंसर टू दिस इज नॉन लीथल जेनेटिक डैमेज. जेनेटिक डैमेज का मतलब है म्यूटेशन, एंड ये म्यूटेशन कैसी होनी चाहिए? नॉन लीथल. सो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज करता है कि लीथल म्यूटेशन से क्या होगा एंड उससे कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं होती? सो द आंसर टू दिस इज कि अगर सेल के अंदर लीथल म्यूटेशन होगी तो सेल विल डाई. एंड कैंसर में क्या होता है? रैपिड डिवीजन ऑफ सेल्स. सो अब ये तो क्लियर हो गया कि लीथल म्यूटेशन से कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती. अब हमें देखना है कि ये जो म्यूटेशन है ये कौन सी जीन्स के अंदर होती है, क्योंकि हर जीन में म्यूटेशन होने से कैंसर नहीं होता. अब सिकल सेल ट्रेट के अंदर भी पॉइंट म्यूटेशन होती है, बट इट इज़ नॉट अ कैंसर. सो देयर आर 4 क्लासेस ऑफ नॉर्मल रेगुलेटरी जीन्स. इनके अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए तो कैंसर की फॉर्मेशन होती है. फर्स्ट इज़ ग्रोथ प्रमोटिंग प्रोटोऑन्कोजीन्स, जिसके बारे में हम आज डिटेल में देखेंगे. सेकेंड इज़ growth inhibiting tumor suppressor genes. Third, genes that regulate programmed cell death, जिसे हम apoptosis बोलते हैं. And fourth, genes involved in DNA repair. अब प्रोटोऑन्कोजीन्स के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले विल सी सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर. इसका मतलब है कि ऐसे कौन से फंडामेंटल चेंजेस होते हैं कैंसरस सेल के अंदर जिससे हम उसे एक नॉर्मल सेल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. सो दीज आर टोटल 8 इन नंबर. फर्स्ट इज सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल्स. इसका मतलब है कि एक नॉर्मल सेल को तो ग्रोथ सिग्नल्स चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए, बट जो कैंसरस सेल है इट इज़ सेल्फ सफिशिएंट. वो बिना ग्रोथ सिग्नल्स के भी प्रोलिफरेट कर सकता है. सेकेंड इज इनसेंसिटिविटी टू ग्रोथ इनहिबिटिंग सिग्नल्स. अब नॉर्मल सेल को ग्रोथ इनहिबिटिंग सिग्नल्स मिलेंगे तो इट विल स्टॉप डिवाइडिंग, बट कैंसरस सेल्स ग्रोथ इनहिबिटिंग सिग्नल्स की प्रेजेंस में भी प्रोलिफरेट करते रहेंगे. थर्ड इज ऑल्टर्ड सेल मेटाबॉलिज्म. अब नॉर्मल सेल के अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, विच अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया. But in cancerous cells, even in the presence of oxygen, aerobic glycolysis takes place. And इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं वॉरबर्ग इफ़ेक्ट. इसको वॉरबर्ग इफ़ेक्ट के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, बट बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि इट इनेबल्स द सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स विच आर नीडेड फॉर रैपिड सेल ग्रोथ. फोर्थ इज इवेजन ऑफ एपोप्टोसिस. जो ट्यूमर्स हैं दे आर रेजिस्टेंट टू प्रोग्राम्ड सेल डेथ, तो इनमें जो नॉर्मल सेल डेथ होती है वो नहीं होती. फिफ्थ इज लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल. बेसिकली जो ट्यूमर्स हैं उनके अंदर एक स्टेम सेल लाइक प्रॉपर्टी आ जाती है. अब स्टेम सेल्स में क्या प्रॉपर्टी होती है कि दे कैन डिवाइड फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, एंड द सेम अकर इन द केस ऑफ कैंसरस सेल्स ऑल्सो. नाउ सिक्स्थ इज सस्टेन्ड एंजियोजेनेसिस. अब जो ट्यूमर्स हैं उनको ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सो वो इंड्यूस करते हैं एंजियोजेनेसिस. एंजियोजेनेसिस का मतलब है ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन, सो दैट दे कैन गेट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स. सेवेंथ इज एबिलिटी टू इन्वेड एंड मेटास्टाइज. मतलब जो ट्यूमर सेल्स हैं वो नॉर्मल टिश्यूज़ के अंदर इन्वेड करते हैं एंड स्प्रेड कर जाते हैं. एंड एट एंड द लास्ट इज एबिलिटी टू इवेड होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स. अब ये मैंने पहली वीडियो में भी बात की थी कि जो
कि जो ट्यूमर सेल्स हैं वो नॉर्मल टिश्यू नहीं है बॉडी के लिए. सो बॉडी विल माउंट एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द ट्यूमर्स. बट ट्यूमर्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को भी इवेड कर देते हैं. सो अब हम प्रोटो-ऑन्कोजीन्स एंड ऑन्कोजीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी देयर डेफिनेशन. सो व्हाट आर प्रोटो-ऑन्कोजीन्स? प्रोटो-ऑन्कोजीन्स आर नॉर्मल सेलुलर जीन्स, ये बॉडी की नॉर्मल जीन्स हैं, एंड देयर प्रोडक्ट्स प्रमोट सेल proliferation. Now what are oncogenes? These are the mutated or overexpressed versions of proto-oncogenes. मतलब या तो प्रोटो-ऑन्कोजीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाए या फिर ओवर एक्सप्रेशन. ओवर एक्सप्रेशन का मतलब है कि अगर नॉर्मली किसी प्रोटो-ऑन्कोजीन से x ग्राम प्रोडक्ट बनता था एंड अब उसी प्रोटो-ऑन्कोजीन से 2x ग्राम प्रोडक्ट बन रहा है या 3x, मतलब इंक्रीज़ हो गया है, तब हम उस प्रोटोऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन बोल देंगे. एंड ऑन्कोजीन की प्रॉपर्टी क्या है कि दे फंक्शन ऑटोनोमसली, मतलब दे हैव लॉस्ट द डिपेंडेंस ऑन नॉर्मल ग्रोथ प्रमोटिंग सिग्नल्स. अब इस ऑन्कोजीन से जो भी प्रोटीन बनेगी ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन से, उसे हम बोलते हैं ऑन्कोप्रोटीन. So now we'll see the mechanism of action of proto-oncogenes and oncogenes. एंड उससे पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल सेल में ग्रोथ सिग्नल्स के थ्रू ग्रोथ कैसे प्रमोट होती है. सो इन नॉर्मल सेल फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रोथ फैक्टर है वो बाइंड कर जाएगा अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ, जिससे ट्रांजिएंट एक्टिवेशन हो जाएगी रिसेप्टर की, which will further activate several cytoplasmic signal transducing proteins. अब ये प्रोटीन सिग्नल ट्रांसमिट कर देंगे टू द न्यूक्लियस एंड इन्हें हम बोलते हैं सेकेंड मैसेंजर्स. जो ग्रोथ फैक्टर है जिसमें एक्चुअल सिग्नल था ग्रोथ का, दिस इज़ नोन एज प्राइमरी मैसेंजर. अब न्यूक्लियस के पास सिग्नल जाने से देयर विल बी एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियर रेगुलेटरी फैक्टर्स विच विल रिजल्ट इन इनिशिएशन ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, जिससे फर्दर बहुत सारे फैक्टर्स का एक्सप्रेशन होगा एंड अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन सेल डिवीजन. अब इस सिग्नलिंग पाथवे के अंदर जो भी ग्रोथ फैक्टर्स, रिसेप्टर्स, सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन्स, न्यूक्लियर रेगुलेटरी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, उन सबको इनकोड करती हैं डिफरेंट प्रोटो-ऑन्कोजीन्स. अब ये तो एक जनरल लेआउट था ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग पाथवे का. अब हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे सिग्नलिंग पाथवेज फंक्शन करते हैं एंड हम उनमें से एक दो को डिटेल में देखेंगे. सो फर्स्ट इज रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस सिग्नलिंग पाथवे. अब इसे टायरोसिन काइनेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके सबस्ट्रेट के अंदर जो कि एक प्रोटीन होगा, जितने भी टायरोसिन रेजिड्यूज होंगे उन सबको ये फॉस्फोराइलेट कर देगा. अब हम इस सिग्नलिंग पाथवे की नॉर्मल फंक्शनिंग देखेंगे. सो दिस इज़ अ ग्रोथ फैक्टर. ये ग्रोथ फैक्टर बाइंड कर जाएगा इस रिसेप्टर के साथ. सो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा. इस रिसेप्टर की एक्टिवेशन से फर्दर एक ब्रिजिंग प्रोटीन एक्टिवेट होगी एंड ये ब्रिजिंग प्रोटीन एक सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन के साथ एसोसिएट कर जाएगी. इस सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन का नाम है रास एंड ये नॉर्मली इनएक्टिव स्टेट में साइटोप्लाज्म के अंदर होती है. अब इनएक्टिव स्टेट में इसके साथ एक जीडीपी मॉलिक्यूल बाइंड होता है. जैसे ये ब्रिजिंग प्रोटीन के साथ एसोसिएट करती है, इट बिकम्स एक्टिव रास प्रोटीन. एंड अब जीडीपी को रिप्लेस कर देता है जीटीपी. अब ये जो एक्टिवेटेड रास प्रोटीन है ये फर्दर दो प्रोटीन्स को एक्टिवेट करती है, मैप काइनेज एंड PI3K. ये दोनों भी सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन्स ही हैं. मैप काइनेज का फर्दर फंक्शन है कि इट एक्टिवेट्स द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड PI3K का फंक्शन है इंक्रीज्ड प्रोटीन सिंथेसिस. अब फाइनली न्यूक्लियस के अंदर होगा क्या? डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन से mRNA बनेगा एंड mRNA से ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनेंगी, जो कि सेल ग्रोथ में, सेल प्रोलिफरेशन में रिक्वायर्ड है.
एंड अल्टीमेटली सेल डिवाइड करेगा। अब नॉर्मल सेल में कोई ऐसा मैकेनिज़्म भी होता होगा जिससे ये एक्टिव रास फिर से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, नहीं तो ये सेल डिवीज़न कॉन्टीन्यूसली चलती रहेगी। एंड वो मैकेनिज़्म ये है कि रास के पास GTPase एक्टिविटी होती है खुद की इंट्रिंसिक, जिससे GTP हाइड्रोलिसिस हो जाता है एंड GTP GDP में कन्वर्ट हो जाता है एंड फाइनली रास इट बिकम्स इनएक्टिव। अब हमारे पास रास की इंट्रिंसिक GTPase एक्टिविटी को ऑगमेंट करने के लिए, सप्लीमेंट करने के लिए गैप प्रोटीन्स हैं एंड गैप प्रोटीन्स की फुल फॉर्म है GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स। सो इस सेक्शन से फाइनली GTP हाइड्रोलिसिस हो जाता है एंड रास इट बिकम्स इनएक्टिव। सो ये इस सिग्नलिंग पाथवे की नॉर्मल फंक्शनिंग है। अब ये जो रास प्रोटीन है इट इज़ कोडेड बाय अ जीन नोन एज रास जीन एंड ये रास जीन क्या है, ये एक प्रोटोऑन्कोजीन है। हमने पहले भी बात की थी कि सिग्नलिंग पाथवे के अंदर जो भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व है उन सबको कोड करती हैं प्रोटोऑन्कोजीन्स। सो दिस रास जीन इज़ ऑल्सो अ प्रोटोऑन्कोजीन। एंड अगर इस रास जीन में म्यूटेशन हो जाए सो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजीन एंड इस ऑन्कोजीन का प्रोडक्ट है एक ऑन्कोप्रोटीन विच इज़ म्यूटेटेड रास। अब जो नॉर्मल रास है एंड म्यूटेटेड रास, इनके अंदर डिफरेंस क्या है? फर्स्ट, जो नॉर्मल रास है ये तो सिर्फ तभी एक्टिव होती है जब ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, बट जो म्यूटेटेड रास है इट इज़ ऑलवेज एक्टिव, उसे ग्रोथ फैक्टर की ज़रूरत नहीं है एक्टिव होने के लिए। इसका मतलब उस म्यूटेटेड रास के अंदर जो उसकी इंट्रिंसिक GTPase एक्टिविटी है जो उसे इनएक्टिव रखती थी ग्रोथ फैक्टर की एब्सेंस में, वो बहुत ही मिनिमल है या फिर एब्सेंट है। नाउ व्हाट अबाउट दीज गैप प्रोटीन्स? नॉर्मल सिग्नलिंग पाथवे के अंदर तो ये गैप प्रोटीन्स रास की इंट्रिंसिक GTPase को एक्टिव करते थे, ऑगमेंट करते थे एंड ये एक्टिव रास इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाता था। सो व्हाई दिस सेम मैकेनिज्म डजंट इनएक्टिवेट द म्यूटेटेड रास? द आंसर फॉर दिस इज कि जो म्यूटेटेड रास है वो इन गैप प्रोटीन्स को इनहिबिट कर देता है। फिर जो ये म्यूटेटेड रास है विच इज़ ऑलवेज एक्टिव, वो कॉन्टीन्यूसली सिग्नल्स भेजता रहता है। ये मैप काइनेज एंड PI3 के सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन्स एक्टिव होती रहती हैं एंड इनका फंक्शन हमने देखा ही है सेल डिवीजन करवाने में। सो द सेल डिवीजन इट गोज ऑन कॉन्टिन्यूसली independent of these growth signals. So this is the mechanism of oncogene activation which leads to the conversion of a normal cell into cancerous cell. अब जो ये RAS जीन की म्यूटेशंस हैं ये मोस्ट कॉमन म्यूटेशंस हैं among the proto-oncogenes. And the type of mutation is point mutation. Now one example of the cancer जिसमें 90% केसेस में ये म्यूटेशन पाई जाती है इज़ पैनक्रिएटिक एडिनोकार्सिनोमा। सो अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें टाइप ऑफ म्यूटेशन डिफरेंट है। इन दिस एग्जांपल द टाइप ऑफ म्यूटेशन इज़ ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में पार्ट्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। सो दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इट अकर्स इन CML. CML इज़ क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल क्रोमोसोम्स के अंदर क्या अरेंजमेंट है। सो दिस इज़ क्रोमोसोम नंबर 9 एंड दिस इज़ 22। क्रोमोसोम नंबर 9 पे दिस इज़ द ABL जीन जो कि ABL प्रोटीन के लिए कोड करती है विच इज़ अ सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन। एंड दिस इज़ क्रोमोसोम नंबर 22। इस पे ये जो जीन जिसे मैं सर्कल कर रही हूँ दिस इज़ BCR जीन एंड ये भी एक सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन को कोड करती है, दैट इज़ द BCR प्रोटीन। सो अब CML के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 9 पे लोकेटेड ABL जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 22 पे ट्रांसलोकेट हो जाती है एंड क्रोमोसोम नंबर 22 का जो ये वाला पार्ट है BCR जीन के नीचे वाला वो ट्रांसलोकेट हो जाता है टू क्रोमोसोम नंबर 9
जो BCR जीन है वो तो क्रोमोसोम नंबर 22 पे ही रहती है। BCR जीन के नीचे जो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम लोकेटेड है वो ट्रांसलोकेट हो जाता है टू क्रोमोसोम नंबर 9। सो एज ए रिज़ल्ट क्रोमोसोम नंबर 22 पे दोनों जीन्स एक साथ हो जाती हैं, BCR-B और ABL-B। इसे हम बोलते हैं BCR-ABL हाइब्रिड जीन। सो ये हाइब्रिड जीन इनकोड करती है BCR-ABL टायरोसिन काइनेज। ये प्रोटीन भी सिग्नलिंग पाथवे के अंदर ही इन्वॉल्व है। बट हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल ABL एंड BCR सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन्स? तो उसका आंसर ये है कि दिस टायरोसिन काइनेज it is constitutively active, means it is always active even in the absence of growth signals. So as a result वही होगा जैसे हमने रास जीन की म्यूटेशन में देखा था कि सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेगा। सो अब हम देखेंगे फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन्स। वो सिग्नलिंग पाथवे के किस कंपोनेंट को इनकोड करते हैं एंड इनकी म्यूटेशन से किस टाइप के कैंसर्स होते हैं। सो फर्स्ट इज सिस प्रोटोऑन्कोजीन। इट इनकोड्स फॉर बीटा चेन ऑफ प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर एंड इसकी म्यूटेशन से ग्लायोमास एंड सार्कोमास टाइप के कैंसर होते हैं। सेकेंड इज रास जीन। इट इनकोड्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा। सो आप सब सोच रहे होंगे कि अभी हमने देखा था कि रास जीन से रास प्रोटीन इनकोड होती है एंड यहाँ पे हम कह रहे हैं कि रास जीन से ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा इनकोड हो रहा है। सो द आंसर टू दिस इज दैट रास जीन इट इज़ नॉट अ सिंगल जीन, इट इज़ अ फैमिली ऑफ जीन्स एंड इस फैमिली के अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रास जीन है जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सिग्नलिंग पाथवे को इनकोड करती हैं। So this transforming growth factor alpha is encoded by RAS gene of type TGFA, that is transforming growth factor alpha. And इसकी म्यूटेशन से जो टाइप्स ऑफ कैंसर होते हैं वो हैं कार्सिनोमास एंड ग्लायोमास। नाउ द नेक्स्ट जीन इज ERB1 and ERB2. Both of these genes code for different EGF receptors. EGF means epidermal growth factor receptors, that is receptor for epidermal growth factor. So if there is mutation in ERB1 gene, this leads to adenocarcinoma of lung, and if there is mutation in ERB2 gene, this causes carcinoma of breast and carcinoma of ovary. The next proto-oncogene is JAK2. This codes for JAK-STAT protein, which is a cytoplasmic signal transduction protein. Its mutation can lead to ALL, that is acute lymphoblastic leukemia, and various myeloproliferative disorders. Next gene is mice gene. It encodes for c-MYC, which is a nuclear transcription factor, and the mutation of this gene leads to Burkitt's lymphoma. The last example is cyclin D and cyclin E gene. These genes encode for various cyclins, which are cell cycle regulatory proteins. Mutations in cyclin D can cause carcinoma breast, myeloma, and mantle cell lymphoma, whereas mutation in cyclin E proto-oncogene can lead to carcinoma breast. So this was all about proto-oncogenes and oncogenes. In the next video, we'll learn about tumor suppressor genes. Thank you.